लेकर आए हैं हम अध्याय नंबर 7 रावण आर्यवर्त का शत्रु को अध्याय नंबर 7 क्या शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही अध्याय का लाभ उठा सकें। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। घर आना अच्छा लग रहा है, कुंभकर्ण ने कहा। उसकी अतिरिक्त भुजाएं धीरे धीरे हिल रही थी जैसे उसके उत्तेजित होने पर हमेशा हिलती थी। यद्यपि वो अभी केवल 10 वर्ष का था लेकिन उसकी आवाज़ अभी से बदलने लगी थी। रावण द्वारा अपने छोटे भाई को अपने गुप्त कक्ष में आने की अनुमति दिए हुए 2 वर्ष बीत गए थे। अभी वो निकोबार द्वीप की अपनी छोटी सी यात्रा से वापस आ रहे थे जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह कुंभकर्ण की पहली व्यापारिक यात्रा थी और रावण सुनिश्चित करना चाहता था कि यह बहुत अधिक लंबी और असुविधाजनक न हो। रावण ने गहरी सांस ली। मुझे घर आना अच्छा नहीं लगता है, मुझे समुद्र बेहतर लगता है। मगर घर तो घर होता है दादा, और माँ माँ है। मुझसे उनका हर समय का रोना सहन नहीं होता है। लगता है जैसे वो जब चाहे आंसू निकाल सकती हैं, बस मुझे चिढ़ाने के लिए किसी दिन में। रावण ने कुंभकर्ण के चेहरे के भाव बदलते देखे तो बोलते बोलते रुक गया। वो जानता था कि उसका छोटा भाई भले ही उससे कितना ही भी प्यार करता हो मगर माँ के लिए इस तरह की बातें वो पसंद नहीं करता है। अच्छा अच्छा, उसने कुंभकर्ण के कंधे को थपथपाते हुए कहा। तुम जानते हो कि मैं कोई कठोर काम नहीं करूँगा, मगर इस बार उनके आंसुओं से तुम ही निपटना। बंदरगाह के मुहाने पर पहुंचते ही पोत की गति धीरे धीरे कम होने लगी थी। दोनों भाई देख रहे थे जबकि मल्ला अपने तयशुदा स्थान की ओर मुड़ रहे थे। जब वो अपने मार्ग में पड़ने वाले दूसरे पोतों के पास से निकले तो लोग मुड़ मुड़कर अब तक मशहूर हो चुके पोत को देखने लगे जो जेटी पर पहुंचने की तैयारी कर रहा था। गहरे समुद्रों में इसकी चौंधिया देने वाली गति ने रावण को तस्करी की गला काटू दुनिया में बहुत भारी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान किया था। अपने तीव्रता से बढ़ते लाभों से वो 5 पोतों का बड़ा बेड़ा बना चुका था। रावण को एहसास था कि लोग उसे देख रहे हैं। उसे लोगों का ध्यान देना अच्छा लगता था मगर वो सीधे सामने देखता रहा। यह दिखावा करता कि उसने उससे तकती प्रशंसात्मक और ईर्ष्यालु आंखों को नहीं देखा है। वो दूसरों के सामने आत्मसंतुष्ट नहीं दिखना चाहता था। यह कमजोरी का चिन्ह होता और 19 वर्षीय रावण को अपनी कमजोरियां दिखाने में विश्वास नहीं था। व्यापारी राजकुमार लोग उसे यही बुलाते थे। उसे यह पसंद था दादा। कुंभकर्ण ने रावण को कोहनी मारते हुए उसका ध्यान खींचा। रावण मुड़ा। बंदरगाह पर अंगपन उनकी प्रतीक्षा करता खड़ा था। वो स्पष्ट रूप से किसी बात को लेकर उच्चेजित था। लगता है छेला बाबू हमारे लिए कुछ समाचार लाए हैं, उतरने के लिए तैयार होते हैं, रावण ने कहा। रावण, मुझे रहस्य का पता लग गया है। मुझे पता लग गया है कि चुप रहो, रावण ने उसके सिर को थपथपाते हुए गंभीरता से कहा। उचित रूप से दंडित दिखने अंकपन ने बोलना बंद कर दिया। वो अभी भी बंदरगाह क्षेत्र में थे, लोगों से घिरे हुए। रावण जानता था कि किसी भी व्यापारिक उद्यम की सफलता विभिन्न पोतों द्वारा लाई जा रही वस्तुओं और उत्पादों और वो किस दिशा में जा रहे हैं इसके बारे में विश्वसनीय सूचना पर निर्भर करती हैं। अपने व्यापार की बातों को गोपनीय रखना भी महत्वपूर्ण था। उसने चलना जारी रखा, उसके अंगरक्षक लोगों को बीच से हटाते हुए उसके लिए रास्ता साफ कर रहे थे। अपने बाल ठीक करता अंगपन पीछे रह गया था। रावण द्वारा उसका सिर थपथपाते से कुछ बाल अपने विन्यास से छिटक गए थे। वो अंगोछा लेने के लिए अपने सहायक की ओर मुड़ा जो साथ ही चल रहा था। थोड़ा सा सुगंधित केश तेल उसके हाथों पर आ गया था। अब रावण ने कहा, बोलना शुरू करो। वो रावण के सुसज्जित भवन में उसके निजी कक्ष में थे। रावण उन अनेक संदेशों को देख रहा था जो उसकी अनुपस्थिति में उसके लिए आए थे। मरीच और अंकपन बड़ी सी मेज के पार उसके सामने बैठे थे। कुंभकर्ण खिड़की के पास बैठा नींबू पानी पी रहा था। क्षमा चाहता हूँ रावण, अंकपन ने घबराते हुए कहा। मुझे बंदरगाह पर बोलना नहीं चाहिए था और यह। हाँ हाँ, रावण ने बिना ऊपर देखे हाथ हिलाते हुए उसकी बात काटी। मतलब की बात पर आओ, मेरे पास सारा दिन नहीं है। अंकपन आगे को झुका। उसकी आवाज़ की उत्तेजना सुस्पष्ट थी। मुझे इसका पता लग गया है कि मैं जानता हूँ कि क्या रहस्य है। रावण ने भोजपत्र की पत्री नीचे रखी और एक कलम उठा ली। उसे स्याही की दीवार में डुबोकर वो उस संदेश के किनारे पर कोई टिप्पणी लिखने लगा जिसे वो पढ़ रहा था। तुम जानते हो मुझे पहेलियाँ बुझाना पसंद नहीं है। स्पष्ट बताओ तुम्हें क्या पता लगा है।
मुझे वो जानकारी मिल गई है जो हम तलाश रहे थे। राजा त्रिशंकु काश्यप के एक वंशज थे। रावण ने लिखना बंद कर दिया। उसने कलम को उसके स्थान पर रखा, अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा और बोला, कहते रहो। तुम्हें पता ही है कि त्रिशंकु काश्यप का शव कभी नहीं मिल पाया। जब मुझे त्रिशंकु की सारी कहानी पता है। मुझे इतिहास मत पढ़ाओ, मुद्दे पर आओ, रावण ने भड़का। त्रिशंकु काश्यप आधुनिक काल में लंका का पहला राजा था। विश्वामित्र की सहायता से उसका राज्य स्थापित हुआ था। मगर समय के साथ त्रिशंकु की प्रजा उसके हिंसक और स्वार्थपूर्ण खेल से परेशान हो गई और उसे अपदस्थ कर दिया गया। त्रिशंकु का समर्थन करने में अपनी चूक को समझकर विश्वामित्र तक ने जन विद्रोह में सहायता की थी। मरीच ने वो प्रश्न किया जो सबके मन में था, तुम्हें रहस्य मिल गया है क्या? हाँ, अंकपन ने विजयी भाव से कहा। यह रहस्य रावण के मुख्य पोत से जुड़ा था, जो कभी अंकपन का था। अंकपन द्वारा इतने अनुपयुक्त तरीके से रखे जाने के बावजूद उस पोत को कभी भी जैव परीक्षण का सामना नहीं करना पड़ा और वो दूसरे पोतों से दोगुनी गति से यात्राएं करता रहा। स्वयं अंकपन भी नहीं जानता था कि वो पोत इतना विशिष्ट क्यों है। उसे बस इतना पता था कि कभी यह पोत त्रिशंकु कश्यप के एक वंशज का था। एक विशेष पदार्थ होता है जिसे पीसकर तेल मेसोपोटामिया के एक तेल में मिलाया और हर 20 साल में एक बार पोत के पेटे पर मला जाता है। अंकपन ने कहा, यह शैवालों और दूसरे समुद्र जीवों को दूर रखता है। बस इतनी सी बात है। रावण आगे झुका, और यह विशेष पदार्थ मिलता कहाँ है अंकपन? यह तुम्हारे मित्रों के पास हैं, मल्लपुत्र के पास हैं। किसी कारणवश तो इसे गुफा पदार्थ कहते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें वो एक गुफा में मिला होगा। रावण ने व्यंग्य से कहा, शायद तुम सही कहते हो, अंकपन ने हमेशा की तरह विद्याने में कहा। रावण ने आंखें तरेरी और मरीच की ओर मुड़ा गया। उनसे भेंट का प्रबंध करो जल्दी। तुम्हें गुफा पदार्थ क्यों चाहिए रावण? विश्वामित्र ने पूछा। विचित्र संयोग से उसी सप्ताह सिंगीरिया जाते हुए विश्वामित्र और अरिष्टनेमी गोकर्ण आ पहुंचे थे। रावण बिना समय गवाए उनसे मिलने पहुंच गया, मगर उसने अकेले जाने का आग्रह किया था, अंकपन या मरीज तक के बिना। उसके साथ व्यापार की मेरी कुछ योजनाएं हैं गुरुजी, रावण ने उत्तर दिया। उसका सिर झुका था। विश्वामित्र के साथ वो हमेशा विनम्र और आदरपूर्ण रहता था। क्या तुम हमें अलग करके इसे कुबेर को सीधा बेचना चाहते हो? क्या तुम हमारा लाभ कम करने की योजना बना रहे हो? रावण जानता था कि मल्लपुत्र गुफा पदार्थ कुबेर को सीधे बेचते हैं। अंकपन ने उसे बताया था कि यह पदार्थ, यह जो कुछ भी है, मनुष्यों के लिए विषैला है और कि यह परिष्कृत है और इसे पुष्पक विमान के लिए ईंधन में मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि कुबेर का मशहूर उड़न यान था। ईंधन के मिश्रण में प्रयोग होने वाली अन्य सामग्री भी लगभग इतनी ही महंगी थी। यह भी एक कारण था कि पुष्पक विमान का प्रयोग बहुत कम ही किया जाता था और इस प्रकार के विमान और विमान नहीं बनाए गए थे। उन्हें चलाना बहुत ही महंगा पड़ता था। रावण प्रश्न के लिए तैयार था। उसने निगाह उठाई और नमस्ते में हाथ जोड़ दिए। नहीं गुरुजी, शक्तिशाली मल्लपुत्रों के साथ क्या मैं कभी ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मगर यह भी है कि मुख्य व्यापारी कुबेर अब आपसे पदार्थ नहीं ले रहे हैं क्योंकि यह बहुत महंगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने पुष्पक विमान का प्रयोग करना ही बंद कर दिया है। तो तुम पुष्पक विमान को क्रय करने और स्वयं उसका प्रयोग करने की योजना बना रहे हो? रावण का अनुमान था कि मल्लपुत्रों को इस बात की जानकारी नहीं है कि गुफा पदार्थ पोतों पर जैव प्रदूषण को रोकने में सहायता करता है, अन्यथा वो स्वयं अपने पोतों पर इसका प्रयोग कर रहे होते। अब विश्वामित्र की बात सुनकर उसे उसका यकीन हो गया था। अगर सब सही से हुआ तो सबसे द्रुतगामी पोतों का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ केवल उसके पास ही होगा। पुष्पक विमान को किराए पर लेना भी एक विकल्प है। गुरुजी, मुख्य व्यापारी कुबेर लाभ कमाने के किसी अवसर को नहीं छोड़ते हैं, सही है ना? और तुम पुष्पक विमान का करोगे क्या? ओहो, बस ऐसे ही थोड़ी मौज मस्ती। यद्यपि विमान को चलाने की अतिशय लागत के कारण उसे व्यापार के लिए प्रयोग करना घाटे का सौदा होता, मगर रावण की योजना वास्तव में इसका प्रयोग उपयोग करने की थी। अनंतः उसे हमेशा चौकस रहते वाले मल्लपुत्र को विश्वास दिलाना था कि वो गुफा पदार्थ केवल विमान को उड़ाने के प्रयोजन से ही खरीद रहा है, शायद संभावित यात्राओं पर जाने के लिए या घूमने जाने के लिए भी। विश्वामित्र ने रावण के मन की था लेने की कोशिश में पैनी निगाह से उसे देखा, मगर उनका सामना ठोस दीवार से हुआ। अब तक रावण ने सर्वशक्तिमान ऋषि को अपना मन
पाने से रोकने की विधि सीख ली थी। ठीक है, विश्वामित्र ने कहा, तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रति खेप देनी होगी और तुम्हें वर्ष में कम से कम 3 खेप लेनी होगी। यह आवश्यकता से बहुत अधिक दाम है, उससे कहीं अधिक जो कुबेर देता था, और कम से कम कार्य का आग्रह तो कभी देखा सुना नहीं गया था। मगर रावण हिचकिचाया नहीं, वो पहले ही अपना हिसाब किताब लगा चुका था। मुझे ये दाम स्वीकार है गुरुजी, मुझे पता नहीं है कि मैं विमान को कितना प्रयोग करूंगा। मैं हर वर्ष 3 खेप लेने का पूरा प्रयास करूंगा, मगर कुछ वर्ष ऐसे भी हो सकते हैं जब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे दंड का बागी मत बनाइएगा। विश्वामित्र ने हामी भरी, ठीक है। उनके पास खड़े अरिष्टनेमी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रति खेप, इतने अधिक धन से तो मल्लपुत्र जोर शोर से देवी अस्त्र की सामग्री की खोज शुरू कर सकते हैं। देवी अस्त्र व्यापक विनाश के अस्त्र थे, जिनके प्रयोग पर पूर्व महादेव भगवान रुद्र ने कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने विधान बनाया था कि उन्हें भगवान रुद्र की प्रजाति वायुपुत्रों की अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जाएगा। मगर विश्वामित्र की ही अपनी योजनाएं थी। वो चाहते थे कि विष्णु का उदय उनके काल में ही हो जाए। इसके लिए और घटनाक्रम पर नियंत्रण के लिए उन्हें देवी अस्त्रों के स्वतंत्र नियंत्रण की आवश्यकता थी। रावण के साथ यह सौदा उनके इतना धन प्रदान कर देता कि वो देवी अस्त्रों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की खोज करें और उसे हासिल करें। अरिष्टनेमी इस विडंबना पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। समुद्री लुटेरा रावण उन्हें वायुपुत्रों पर गंभीर निर्भरता से मुक्त करवाएगा। बहुत कृपा है गुरुजी, रावण ने महर्षि के चरणों में झुकते हुए कहा। आयुष्मान भव, विश्वामित्र ने रावण को आशीर्वाद दिया। समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहा है गुरुजी, अरिष्टनेमी ने कहा। मैं भी उलझन में पड़ गया हूँ, विश्वामित्र ने कहा। पुष्प विमान के ईंधन के अतिरिक्त गोपा पदार्थ एकमात्र विष के रूप में ही होता है। हाँ, मगर वैपारिक दृष्टिकोण से बहुत ही बेकार विष है। अरिष्टनेमी सही कह रहे थे। गोपा पदार्थ बहुत धीमे काम करने वाला विष था। कोई प्रभाव पाने के लिए इसे अपने शिकार को कई सप्ताह तक नियमित रूप से देना पड़ता है, और अगर इसे शक्तिशाली विष के रूप में संशोधित किया जाता था तो इससे इतनी तेज दुर्गंध आती थी कि सारा मकसद ही खत्म कर देती है। अभिष्ट शिकार मिलों दूर से इसे सूंघ लेता। शायद वो ऐसा एकमात्र व्यक्ति बनना चाहता है जिसके पास उड़न यान है, भले ही इसमें वो कंगाल हो जाए। मैं समझता था कि रावण हमारा प्रयोजन सिद्ध कर सकता है, कि वो योग्य खलनायक बन सकता है, मगर यह तो ऐसा जान पड़ता है कि उसने खोखली शान के आगे हथियार डाल दिए हैं। विश्वामित्र ने निराश दिखते हुए कहा। वो अभी भी हमारा प्रयोजन सिद्ध कर सकता है गुरुजी। इतना सोना पास में होगा तो हम जोर शोर से देवी अस्त्र की सामग्री की अपनी खोज शुरू कर सकते हैं। सच है, मगर गुफा पदार्थ लाना भी तो कठिन है। कृपया आप इसकी चिंता ना करें गुरुजी, अरिष्टनेमी ने कहा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हमें जितना पदार्थ चाहिए वो मिल जाए। रावण, तुम पागल हो गए हो क्या? मरीच ने छूटते ही कहा। मगर भांजे की कड़ी निगाह ने उसे नियंत्रण में रहने और अपने सुर को नीचा करने के लिए विवश कर दिया। मेरी बात सुनो रावण, आज हमारे पास जो कुछ भी है उसे बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। तुमने बहुत मेहनत की है। प्रति खेप 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं बहुत अधिक हैं, हम कभी नहीं दे पाएंगे। मेरे आंकड़े कभी गलत नहीं होते। मेरी गणना है कि अगर हम जल्दी से जल्दी 200 पोतों का बेड़ा तैयार कर लें और उन्हें लगातार मुख्य व्यापारिक मार्गों मसाले, कपास, हाथी दांत, धातु और हीरो पर चलाएं तो 3 वर्ष में अपना निवेश वसूल कर देंगे। उसके बाद तो बस विशुद्ध लाभ है। 200 पोत रावण, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद है और तुम्हारी दूर दृष्टि में हमेशा मेरी आस्था रही है, मगर इस तरह का परिमाण तो अकल्पनीय है और अप्रबंधनीय है भी। बहुत अधिक जोखिम है। इसके विपरीत परिणाम बढ़ने से हमारा जोखिम कम होगा। किंतु रावण, कभी किसी व्यापारी के पास 200 पोतों का बेड़ा नहीं रहा। यह अनसुना है। वो इसलिए कि इससे पहले कभी रावण नाम को कोई व्यापारी नहीं हुआ। अंगपन ने बीच में पढ़ने की कोशिश की। तुम्हें विश्वास है कि हम मूल्य पुत्रों से और मोल भाव नहीं कर सकते हैं? गुरु, विश्वामित्र और उनके अनुयायी बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें इतना धन किस लिए चाहिए। हो सकता है अभी भी मोल भाव की कुछ गुंजाइश हो। मैं जिस सौदे पर हस्ताक्षर कर चुका हूँ उससे पीछे नहीं हटूंगा, रावण ने दृढ़ता से कहा। तो फिर हम धीरे धीरे विस्तार कर सकते हैं, शायद जैसे 20 पोतों से शुरू करें। इसके लिए गुफा पदार्थ की एक खेप पर्याप्त होगी। हमें देखेंगे कि यह कैसा काम करता है। और
रावण ने बात काट दी। नहीं, हम 200 से ही शुरू करेंगे। मगर रावण अंकपन ने व्याकुलता से अपनी ढेरों अंगुलियों को घुमाते हुए कहा, 200 पोत बनाने का मतलब है कि हमें 10 खेपें चाहिए होगी। इसका मतलब है कि हमें 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। सही है रावण, मेरी बात सुनो, मरीच ने कहा। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं ही सप्त सिंधु के अधिकांश राज्यों के वार्षिक राजस्व अधिक हैं। इतना धन पाने के लिए हमें वो सब कुछ गिरवी रखना होगा जो हमने अर्जित किया है। तो हमें यही करेंगे, दादा कुंभकर्ण के बीच में बोला। रावण छोटे भाई की ओर मुड़ा। हाँ, मेरे पास एक योजना है। क्या? लोग मेरे सामने आराम से बातें करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बालक भर हूँ। और कृपया जल्दी काम की बात पर आओ कुंभकर्ण। तुम्हें पता है कि रावण को टेढ़े मेढ़े उत्तर पसंद नहीं है। अंकपन बीच में बोल पड़ा। उसने पुष्टि के लिए रावण को देखा मगर खुद दृष्टि पाकर सिमट कर रह गया। कुंभकर्ण के लिए रावण के पास दुनिया का सारा समय था। हमें धन उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, कुंभकर्ण ने शांत भाव से कहा। हम उसे चुरा सकते हैं। रावण ने सिर हिलाया। अच्छी योजना नहीं है। 50 लाख हासिल करने के लिए हमें बहुत अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाना होगा और हर बार चोरी करते ही जोखिम बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दादा, हमें बस एक बड़े लक्ष्य को निशाना बनाना होगा। हम राजकोष को नहीं लूट सकते हैं कुंभकर्ण, उन पर बहुत बड़ी कड़ी सुरक्षा होती है। मैं किसी राजकोष की बात नहीं कर रहा हूँ, कुंभकर्ण ने कहा। तो क्या भारत में किसी राजा के अलावा भी कोई है जिसके पास 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं हो? रावण ने उत्सुक होते हुए एक भरकट्टी चढ़ाई। चिल्का का प्रांतकाल कृच्छबाहु, कुंभकर्ण ने कहा। मरीज के गले में इलायची के दूध का फंदा लगते लगते बचा कर्कचबाहु। हम उसे कैसे लूट सकते हैं? कलिंग के सारे बेड़े हमारे पीछे लग जाएंगे। हिंद महासागर में कहीं हमें सिर छुपाने का स्थान नहीं मिलेगा। मगर मामा, कुंभकर्ण ने विनम्रता से कहा, यह धन वो हैं जो कर्कचबाऊ ने कलिंग के राजा से चुराया है। वो बरसों से राजस्व शुल्क में से पैसा मारता आ रहा है। इस धन को वो अपने महल में एक भूमिगत तिजोरी में छिपा कर रखता है। वो यह कभी नहीं स्वीकार कर पाएगा कि यह धन उसके पास था भी। किसी चोर की चोरी करने में यही तो मजा है। वो शिकायत ही नहीं कर सकता। हम रावण की आंखें चमकने लगी। मैंने यह भी सुना है कि उसकी बहुत सारी संपत्ति सुविधाजनक रूप से अनमोल हीरे जवाहरात के रूप में है, छोटे हल्के और चुराने में आसान, और उन्हें बहुत आसानी से हिंद महासागर के किसी भी बंदरगाह पर स्वर्ण में बदला जा सकता है। चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए रावण मरीच और अंकपन की ओर मुड़ा। भाई किसका है? किंतु रावण अंकपन ने कहा, हम ऐसे ही तो कृष्णबाबू के महल में नहीं घुस सकते। वो भारत के सबसे अधिक रक्षित आवासों में से हैं और अधिकांश पहरेदार उसके अपने देश नार के हैं। मरीच ने अंकपन को जवाब दिया, जो अब इस योजना को लेकर जोश में आने वाला था। हाँ, मगर महल के रक्षकों का प्रमुख प्रस्थ है। यह नाम सुनते ही रावण मुस्कुराने लगा। वो तो मेरा ऋणी है। बिल्कुल, मरीच ने कहा। तुमने एक बार उसकी जान बचाई थी और वो हमेशा से तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। यह सच है कि वो लालच और निर्मम है, उसे इस काम के लिए एकदम उपयुक्त बनाता है। तो फिर तैयारी शुरू करते हैं। 1 माह में हम चिल्का की ओर कूच करेंगे। इसी के साथ 7 अध्याय समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे हम 8 अध्याय के साथ।